ओके। आ, तो देखिए कल के हिसाब से ना निफ्टी बैंक का क्या लग रहा है। कल मेरे को लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकता है। हम्म। हाँ। और मार्केट ना सुबह सुबह के टाइम पे जो भी मूवमेंट लेगा, सपोज ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मेरे को लग रहा है कि 12 बजे के बाद हम्म। उसका रिवर्सल हो सकता है, अगर बजट बिल्कुल अच्छा नहीं रहा या कुछ भी रहा तो। जैसे कल स्टार्टिंग के अंदर मेरे को लग रहा है कि मार्केट इसके ऊपर ओपन होगा, ठीक है। तो जो निफ्टी बैंक है वो स्टार्टिंग में हम्म। ऊपर ओपन होगा और ओपन होती ही और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे कोई हम्म। रेजिस्टेंस नहीं है। तो कल क्या हो सकता है, आ, 40,800 का जो है ऑप्शन सी, इसकी प्राइस बढ़ सकती है। और मार्केट हम्म। यहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर ही 41,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है यहाँ पे निफ्टी बैंक, ठीक है। और अगर गलती से कल ये कंटिन्यू रहा ट्रेंड ये ऊपर जाने के लिए, तो अगर सब कुछ अच्छा रहा, बजट भी अच्छा रहा, तो ये सीधा सीधा जा सकता है 41,600 के पास, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो। ऐसा है। और नहीं तो फिर अगर इसने ये ट्रेंड ब्रेक किया, ठीक है, ये ट्रेंड ब्रेक किया और साथ में ये वाली लाइन भी ब्रेक किया, ठीक है, मतलब ये लेवल कौन सा है, अगर निफ्टी बैंक ने 4,400 का लेवल ब्रेक किया, ठीक है, तो नीचे सीधा सीधा 200 पॉइंट का मूवमेंट देगा। और अगर साथ में ये वाली लेवल भी अगर ब्रेक कर लेता है, ठीक है, तो ये सीधा सीधा नीचे गिर जाएगा हम्म। 40,000 के ऊपर। 300-400 पॉइंट की मूवमेंट देना है, इस तरह का कुछ हिसाब है, लेकिन इनिशियली तो ऊपर जाएगा निफ्टी बैंक। सर 41,800 सीधे हुआ है 2 फरवरी का। 41,800। ओके, इसके ऊपर देख लेता हूँ फटाक से। अगर आप गलती से ट्रेड लेते हैं कल ऑप्शंस के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट दो हम्म। तरीके से मूव कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 3 घंटे यानी कि बजट स्टार्ट होगा 11 बजे, 11 बजे से तो 12 बजे के बीच में मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा छोटे रेंज के अंदर, ठीक है। तो आपको जो भी ट्रेड लेना है वो ट्राई करना कि 10 बजे के अंदर अंदर आप निकल जाओ वो ट्रेड से, 10 या 10:30 मैक्सिमम, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला टाइमिंग। एक। पहला टाइमिंग अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो बाइंग के अंदर आप 10:15 के पहले निकल जाना, ट्रेड फिनिश करके अपना, ठीक है। हम्म। क्योंकि यहाँ पे फिर प्रीमियम गिरना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो आईवी की वैल्यू रहती है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वो थोड़ी हाई रहती है, क्योंकि अब बजट के अंदर क्या आने वाला है ये नहीं पता। तो स्टार्टिंग में वोलेटिलिटी हाई रहेगी, है ना, तो आईवी हाई रहेगा, इसकी वजह से प्रीमियम हाई रहेगा। लेकिन जैसे ही एक बार बजट स्टार्ट होता है तो यहाँ पे कंसोलिडेशन होगा अगले 1 घंटे तक, और बाद में 12, 12:30, 1 के बाद ना मार्केट किसी एक डायरेक्शन को पकड़ सकता है, इधर ऊपर इधर नीचे। तो आपको हाँ, उस, दोनों पैकी एक मार रहे तो एक तो पार हो जाए। है ना, तो यहाँ पे दो सेगमेंट के अंदर मार्केट ट्रेड कर सकता है। एक तो सुबह का 1.5 घंटा, मतलब सुबह का 1 घंटा, और बाद में जो 12:30 बजे के बाद या 12 बजे के बाद जो मूवमेंट आएगी वो वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये दो सेगमेंट के अंदर आप अलग अलग तरीके से ट्रेड कर सकते हो। अगर मैं ऑप्शन चेन दिखाऊँ आपको यहाँ पे, नहीं, ये 41,800 पता ही नहीं था। हाँ वही देख रहा हूँ मैंने गलती से निफ्टी ओपन कर लिया। ठीक है, करते हैं आप। देखिए 2 फरवरी की क्लोजिंग जी। देखते हैं। ओके, अभी 41,800 ना, हम्म। ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है यहाँ पे। हम्म।
ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है मुझे, फिर ये ऑन करना पड़ेगा, राइट? ओके, 41,800, दैट इज दिस। इसका प्राइस अभी क्या, कॉल का? हाँ कॉल का 500 है। एक मिनट, नहीं नहीं 172 रुपये अभी। अच्छा, 41 बोला क्या? मैं 40,800 देख रहा हाँ था। 41,800। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, 1,47 है। हम्म। तो 1,47 इंटू 25, 2,500 का लॉट, ठीक है। तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आउट द मनी हो जाएंगे आपके लिए। मतलब एक हम्म। हजार 1,000 पॉइंट बाहर का बहुत ज़्यादा आउट द मनी हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट में। नहीं 130 से बोला था उसने टाइम का। अच्छा, यहाँ पे ये जो है ये बहुत दूर है ना, तो वो बहुत आउट द मनी हो जाएंगी। तो फिर इसको आपको जब लेना पड़ेगा ना, अगर आप सेकंड टाइम पे लेंगे, सेकंड सेगमेंट, जब मार्केट एक डायरेक्शन के अंदर जाएगा, सपोज ऊपर जाने लग गया मोमेंटम आकर, तब भी आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि तब मूवमेंट रहेगा। लेकिन अगर आप इसको दिन के समय पे लेते हो और सपोज मार्केट मूव भी कर रहा है, तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं आ सकता है यहाँ पे। तो उतना एक बार ध्यान रखना, ठीक है। वही जो, क्योंकि मैंने ले हुआ है अभी 4 लॉट, सुन लो। हम्म। और 3,000 को प्लस में 27,65 रुपये। अच्छा, 3,000 प्लस में और 4 लॉट लिए है। प्राइस 143 से। 143 से ना। अच्छा, इसका 147 से प्राइस शुरू है अभी। नहीं ना, 172 रुपये चालू है अभी। ये जुना पुराना टाइम दिखा रहा है क्या फिर? देखते हैं। यहाँ पे मैं उसको ओपन ही नहीं किया, मेरे आए। हम्म। ठीक है, 172 ना, अच्छा है, 3,000 का प्रॉफिट। और कल आपको दिन के अंदर भी अगर ये गैप अप ओपन होता है निफ्टी बैंक, तो आपको सीधा सीधा इसका डबल प्रॉफिट होगा, 6,000 का प्रॉफिट आपको दिख जाएगा फिर। तो अच्छी बात है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपने IRFC स्टॉक को खरीदा है क्या? नहीं अभी। नहीं खरीदा? कौन था? IRFC। नहीं, इंडियन रेलवे थे। हाँ हाँ। नहीं अभी क्या प्राइस होगा उसकी? आज 6-7% ऊपर था ना, 6.5%। आपको कल बताया था ना मैंने। 30 रुपये होगा। हाँ, 33 रुपये हो गई, 6% ऊपर। समझ लो 2 रुपए से, 1 रुपए से बढ़, 1 रुपया 10-15 पैसे बढ़ गया। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे 2.5 रुपए से बढ़ा ही है पिछले 2 दिन के अंदर, 2.5-3 रुपए से। हाँ। अभी जब ये फिर से नीचे गिरा था, तब मैंने इसको 30-70 के पास वापस खरीदा था। हाँ। तो ये है। तो चलिए, तब तक मैं स्टार्ट करता हूँ। रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं मैम को प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्डिंग, ठीक है। 2 मिनट में कॉल करके देखते मैडम को, और बाद में फिर चल। ओके, ठीक है।
चलो उनको कॉल नहीं रिसीव कर रहे। अच्छा ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं फिर। और ये जो 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 जब स्टार्ट ये क्या बोले एक्टिव हो जाएंगे, उनको जब बोलने का, रोज बोलने का काम मत करो, बोलना 8 बजे स्टार्ट हो जाएंगी, रोज कॉल नहीं आएंगी। हाँ वो तो क्या होता है, रोज अपन ने कॉल करने को उनको। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फिर अभी। अपन ने कल सर देखे थे, कल देखे थे, आपने वही पेन लिया है ना साथ में नोट करने के लिए? हाँ ओके। तो हाँ कल अपन ने देखे थे रिटर्न रेशो, ठीक है? तो 3 टाइप के रिटर्न रेशो थे, आरओई, आरओसी और आरओए। उसकी वैल्यू अपन ने बोले थे कि 15 15 10 के ऊपर होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, हाँ। ठीक है? फाइनेंस की कंपनी अपन ने डिटेल में स्टडी नहीं किया है अभी, फिर भी दस आप, दस हाँ 10 10 एक, फिर भी अपन ने बोले थे 10 10 एक होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद अपन आए थे सॉल्वेंसी रेशियो के ऊपर। सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर अपन ने देखे थे कि डेट टू इक्विटी रेशियो रहता है। डेट यानी कि होता है लोन, और इक्विटी आइडियली यानी कि सबसे अच्छी कंपनी वो रहती है जिसका लोन जीरो रहे, है ना? तो आइडियली ये पूरा जो रेशियो है ये होना चाहिए जीरो। लेकिन कंपनी जितना ज़्यादा यहाँ पे रेशियो रहेगा उतना ज़्यादा डिफॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है? सेकंड, टोटल डेट टू एसेट रेशियो, आइडियली ये भी जीरो रहना चाहिए, लेकिन जितना ज़्यादा रहेगा उतना खराब रहेगा कंपनी के लिए, ठीक है? उसके बाद आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो अपन ने कल देखा था। ये अपने को क्या दिखाता है कि अगर कंपनी को 1 साल के अंदर 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ईबीटा उसका 10 करोड़ का है, अर्निंग 10 करोड़ की है, और उसको पेमेंट करनी है 100 करोड़ की मंथली इंटरेस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे कंपनी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसके इनकम से ज़्यादा उसकी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है ना? तो ये रेशो अपने को दिखाता है कि अगर ये पॉजिटिव है, ये जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। क्यों? इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी ये अपने को बताएगा कि इंटरेस्ट की पेमेंट ये कम है उसके अर्निंग से, ठीक है? मतलब अगर अर्निंग की वैल्यू बढ़ती है तो ये जो है ये भी बढ़ता है, ठीक है? तो आइडियली मतलब कोई भी अच्छी कंपनी के अंदर, अब ये तो फाइनेंस की कंपनी होगी, मैंने जो ओपन किया है अभी, ये तो एक फाइनेंस की कंपनी है ना? तो इसके अंदर ये सारे रेशो अभी आपको बताता हूँ क्यों ऐसे है। आइडियली ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है ये कम से कम 2 होना चाहिए, कम से कम, ठीक है? अगर इसकी वैल्यू 2 से कम रही, आपको क्वेश्चन मार्क आना चाहिए ऐसा क्यों है। अगर इसकी वैल्यू 1 से कम रही तो आपने उस कंपनी को छोड़ देना है और इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब देखिए, मैं यहाँ पे बोलता हूँ इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये बहुत अच्छी कंपनी है ना? मैंने आपको कल भी बताया था कि बढ़ सकती है। तो ये सब बताने के बाद अगर अपन ये सारे रेशो को एक बार चेक करें तो अपने को दिखता है कि इसके ऊपर जो टोटल डेट टू इक्विटी रेशो है, ठीक है, वो 9.5 का है, ठीक है, 9.5 का। यानी कि इसका जो लोन है वो 9 गुना ज़्यादा है इसकी इक्विटी से, 9 गुना ज़्यादा है इसकी इक्विटी से, ठीक है? फिर भी ये अच्छी पेमेंट, अच्छी कंपनी कैसी हुई? सेकंड चीज़, इसका जो एसेट है वो भी यहाँ पे इसका टोटल डेट टू एसेट रेशियो भी 6, 2 मिनट। हाँ मैम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ आ रही है। ओके। मैम आपने नोट करने के लिए कुछ लिया है साथ में? हाँ हाँ लिया है। लिया है ना? तो एक बार ये वाली चीज़ें नोट कर लेना, रिटर्न रेशो का जो था उसको एक बार नोट कर लेना, क्योंकि ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। जो आरओई की वैल्यू है वो हमारी मिनिमम 15 की होनी चाहिए, ठीक है? 15 के नीचे नहीं चाहिए हमको। और आप हेडिंग ये डाल सकती कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डालना ऊपर, तो हाँ हाँ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर आ रहा है। ये रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ हाँ, ये रिकॉर्ड हो रहा है, हम्म। ठीक है? आरओई 15, आरओसी यहाँ पे आएगा 15, और रिटर्न ऑन एसेट आएगा 10 का, ठीक है? ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। और सेकंड, जो फाइनेंस वाले सेक्टर है, जो फाइनेंस का काम करता है बैंक या कोई भी, तो उसका जो ये वैल्यू है
वो वैल्यू होगी 10, 10 और 1। अगर इस थ्रेशोल्ड लेवल को अगर वो क्लियर नहीं करते हैं तो आपको स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो एक बार ये नोट कर लेना, 15, 15, 10 और 10, 10, 1। हाँ हाँ। ठीक है, उसके बाद अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया था और मैं सर को बता ही रहा था कि जो सॉल्वेंसी रेशियो है इसके अंदर अपन ने क्या 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 देखे थे कल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था IRF से एक स्टॉक है। ठीक है, रेलवे का स्टॉक है और बजट के अंदर यहाँ पे कुछ आ सकता है इसके लिए। अच्छा, तो इसके वजह से आप कल अगर इसकी प्राइस देखेंगे तो कल 31 रुपये समथिंग पैसे थी, तो आज ये 6% ऊपर गया। इसका टोटली जो रीज़न है ये यही है कि कल 1 फरवरी है और कल बजट आने वाला है। अगर तो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट की बात करती है रेलवे स्टॉक्स के अंदर, तो ये जो 33 रुपये आपको दिख रहे हैं, ये 33 रुपये सीधा सीधा 38 रुपये भी हो सकते हैं, यानी कि अपर सर्किट भी मार सकता है यहाँ पे स्टॉक के अंदर, है ना। अब अगर ये स्टॉक इतना ही अच्छा है तो कल जो हमने सीखा था कि यहाँ पे टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो जनरली जीरो होना चाहिए किसी भी अच्छी कंपनी का, है ना। टोटल डेट टू एसेट रेशियो ये भी जीरो होना चाहिए किसी भी अच्छी कंपनी का, क्योंकि कंपनी के ऊपर अगर लोन नहीं रहा तो ये सबसे अच्छी बात है ना। क्योंकि उसके वजह से क्या कर सकती है कंपनी, कंपनी अपना इनोवेशन कर सकती है, एक्सपांड कर सकती है, और कोई टेंशन नहीं रहती कंपनी को ग्रो करने के लिए, राइट। लेकिन अगर ये कंपनी इतनी ही अच्छी है तो इसका जो टोटल डेट टू एसेट रेशियो है ये 86 का है, मतलब इसका जो लोन है, इसके पास जो एसेट है उससे 86 टाइम्स ज़्यादा लोन है इसके ऊपर। ठीक है, फिर ये कंपनी अच्छी कैसे हुई। सिमिलरली यहाँ पे जो तीसरा पैरामीटर आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, इसका मतलब रहता है अगर कंपनी जितना इनकम कर रही है उसका इनकम, वो जो है उसका इंटरेस्ट पेमेंट से ये इनकम होगा। ठीक है, कंपनी की इनकम जो है ये इंटरेस्ट पेमेंट जो एनुअली कंपनी को करना पड़ता है उससे बस 1.4 टाइम्स ज़्यादा है। मतलब अगर 1 रुपये का इंटरेस्ट पे करना है तो कंपनी सिर्फ 1.5 रुपया कमा रही है। तो अपन ने ये भी जाना था कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो था ये मिनिमम 2 होना चाहिए, अगर 2 से नीचे रहता है तो आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में तो ये कंपनी बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई, है ना, क्योंकि इसका सॉल्वेंसी रेशियो तो है ही नहीं बिल्कुल अच्छा। लेकिन मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिफरेंट काम करता है और फाइनेंस सेक्टर अलग तरीके से काम करता है। अब देखिए यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके वजह से आपको ये सब अमाउंट यहाँ पे दिख रही है। और फिर जब मैं आपको बिजनेस मॉडल बताऊंगा उसके बाद आप मेरे को बताना क्या ये सारी चीज़ें डिफरेंट है, मतलब रिस्की है बहुत ज़्यादा बिजनेस के लिए, वो आप मेरे को बताना। देखिए फॉर एग्जांपल आपको पता है IRCTC क्या करती है। IRCTC बेसिकली रेलवे जो है टूरिज्म के अंदर काम करती है, ट्रांसपोर्ट एंड टूरिज्म के अंदर, है ना। तो IRCTC को चाहिए कोचेस। ठीक है, कोच चाहिए इसको लोगों को बैठाने के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये जो कोच है इसको खरीदना भी पड़ेगा, इसको बनाना भी पड़ेगा, है ना। उसके लिए क्या करता है IRCTC कांटेक्ट करता है IRFC को और क्या बोलता है कि यार हमको ना ये कोचेस बना के लेने हैं और ये कोच बनाने के लिए हमको चाहिए पैसे, तो एक काम करो तुम हमको अभी के लिए थोड़ा सा पैसा उधार दो। ठीक है, तो ये IRF से क्या बोलता है, भाई तू टेंशन मत ले, मैं अभी पैसे की बंदोबस्त करता हूँ तेरे को वापस करता हूँ। तो ये IRF से जाता है मार्केट के अंदर। ठीक है, ये लोगों से अलग अलग लोगों से लोन उठा के लाता है। ठीक है, सपोज इसने 100 रुपये का लोन लाया और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो मान लेते हैं 2% का है, इसने लोन लाया है 2% की इस पे। ठीक है, अब ये IRF से क्या करता है 2% की इस पे लाता है और ये IRCTC को ये लोन प्रोवाइड करता है 100 रुपये का 4% की इस पे। ठीक है, तो इसने क्या किया 2% की इससे दूसरे को लिया और 4% की इससे IRCTC को दिया, है ना। अब IRCTC क्या करेगी, ये कोच बनाएगी, कोच यूज करेगी, सब कुछ करेगा। ठीक है, नहीं तो ये फिर डायरेक्ट इसको ही बोलेगा कि भाई तू हमको डायरेक्ट कोच के ऊपर बना के दे दे और हम तेरे को हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ पेमेंट करते रहेंगे। तो ये बोलता है ठीक है। ठीक है,
फिर क्या होता है, IRCTC इसको हर महीने पेमेंट करती रहती है थोड़ी थोड़ी, और जो पेमेंट इधर से आती है 4% की इंटरेस्ट से, उसमें से 2% कमीशन काट के ये आगे पेमेंट कर देता है। तो आप मेरे को बताइए, ये बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा रिस्की है या आसान है? कंपनी के लिए क्या है ये, IRFC के लिए? शुभम, हाँ हाँ। ये RSI 4% TR ये जो देता है IRCTC को, हाँ और हाँ। ये 2% ही देता है क्या? नहीं, एक्चुअली में 2% नहीं रहता है, मार्केट में जो रेट शुरू है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। नहीं, जस्ट एग्जांपल बोल रही हूँ। हाँ हाँ। तो ये मेन ही रहता है ना IRSI। हाँ, IRFC जो है ये IRCTC को 4% के इंटरेस्ट के ऊपर देता है लोन। ओके। तो आप मेरे को बताइए, ये रिस्की मॉडल है या आसान मॉडल है? उसने एक के पास से लोन लाया, आसान। और आसान क्यों है? उतना ट्रांजैक्शन ही उतना होता है कि इसका वो शेयर्स ले सकता है ना उतने उसके। ओके, तो ट्रांजैक्शन की बात आपने सही बोली। देखिए, अब क्योंकि जो IRCTC है इसको चाहिए बहुत सारा पैसा, क्योंकि इसको डेवलप करने हैं रोड्स, ये वो सब कुछ, रेलवे कोचेस। तो ये क्या करती है, इसको बहुत सारा पैसा चाहिए, और अगर इसको पैसा चाहिए तो ये सारा की सारा पैसा लेती है IRFC से, ठीक है। अब सर इतना अपन रेलवे का ऐसा है कि क्या उनको भी एक ही कंपनी प्रोवाइड करती है ना लोन, अदर कंपनी से वो लोन खरीदी नहीं करते हैं अदर बैंक एग्जैक्टली से। एग्जैक्टली यही इसकी मोनोपोली है। मोनोपोली इसमें क्या है? एक ऐसी कंपनी, एक में एक है कि उनको एक ही कंपनी सप्लाई करती बैंक। एग्जैक्टली तो यहाँ पे सिर्फ IRFC अकेली ऐसी कंपनी है फाइनेंस की जो रेलवे को सारे के सारे लोन प्रोवाइड करती है ना। तो यहाँ पे जितना भी लोन हाँ। अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही ये 2% भी निकालती है कमीशन, तो वो 2% की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। समझ रहे हो आप? अब क्योंकि ये हाँ, दो समझ परसेंट हाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट बहुत ज़्यादा रहता है, हज़ारों करोड़ में रहता है, राइट। तो इसके लिए अब क्योंकि यहाँ राइट। पे IRFC ने बहुत बड़ा लोन निकाला है, ठीक है, टोटल डेट बहुत ज़्यादा लिया है खुद, और इसकी इक्विटी की वैल्यू कम है, इसलिए यहाँ पे टोटल डेट टू इक्विटी रेशो बहुत ज़्यादा हाई है। पहला रीज़न। सेकंड चीज़, यहाँ पे IRFC जो है उसके पास एसेट बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इतने ज़्यादा एसेट नहीं है, लेकिन लोन के अमाउंट तो बहुत लाखों करोड़ों में है ना। इसके वजह से उसका ये वाला भी बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी पॉइंट क्या है कि यहाँ पे कंफर्म पेमेंट है, यहाँ पे पेमेंट डिफॉल्ट नहीं हो सकता, क्योंकि IRCTC है गवर्नमेंट की, ठीक है। एक गवर्नमेंट की कंपनी दूसरी गवर्नमेंट की कंपनी को लोन डिफॉल्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये भी प्रॉफिटेबल है और ये भी प्रॉफिटेबल है ना। तो हर कीमत के ऊपर IRCTC पैसा तो वापस करेगी IRFC को, इतना तो कंफर्म है। और इसीलिए ये जो है यहाँ पे डिफॉल्ट की रिस्क एकदम निग्लिजिबल हो जाती है, और इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है ये भी इतना मैटर नहीं कर सकता अपने को अभी, क्योंकि IRFC किसी रिस्की पर्सन को नहीं दे रही है। समझ रहे हो आप? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीजें हैं, राइट। राइट। ओके, तो इसके बाद के ये जो नीचे के 2 रेशियोज है ना, अब मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आप उसको समझना। PDF ओपन कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले करंट रेशियो समझते हैं। ये जो करंट रेशियो है ये क्या रहता है? अब मैम, क्या आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा है जिसके अंदर मैंने एसेट की बात की थी, एसेट एंड लायबिलिटीज की? नहीं, एक्चुअली शुभम मुझे टाइम ही नहीं मिला। हम्म। ओके। बट कुछ नहीं होगा, बीच में नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, मैं ओके, देख लूंगी। ठीक है। जब भी सैटरडे संडे ही होगा मेरा पॉसिबल देखना। ओके ओके ओके, नो। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो करंट रेशो है, ठीक है, करंट रेशो यानी कि सबसे पहले करंट एसेट देखा था हमने पहले, और करंट लायबिलिटी देखा था। मैं सबसे पहले तो इसका मतलब बता देता हूँ, एक करंट एसेट और दूसरा लायबिलिटी, ठीक है। तो करंट एसेट और लायबिलिटी के अंदर डिफरेंस क्या होता है? एसेट हर वो चीज़ जिससे कंपनी को पैसा कमाते आता है, ठीक है, ऐसी हर चीज़ जहाँ से कंपनी पैसा कमा सकती है, ये हो गया एसेट।
और लाइबिलिटी यानी कि हर वो खर्चा जो कंपनी करती है, ठीक है। अब लाइबिलिटीज के अंदर क्या क्या आ सकता है, एम्प्लॉय को सैलरी देना, ऑपरेशनल कॉस्ट, बाद में रॉ मटेरियल बुलाना, ये सब लाइबिलिटीज आ गई है। और एसेट के अंदर क्या क्या आ गया, एसेट के अंदर सारी मशीनरी, फैक्ट्री, लैंड, ये सब आ गया, ठीक है। सेकंड, जो करंट का मतलब है, करंट यानी कि अभी, अभी यानी कि अगर करंट एसेट की बात करूँ तो करंट एसेट यानी कि ऐसे एसेट जिसको कंपनी कन्वर्ट कर सकती है 1 साल के अंदर अंदर पैसे के अंदर, ठीक है। कंपनी 1 साल के अंदर अंदर ये करंट एसेट की यूज कर कर पैसे को जनरेट कर सकती है, ठीक है। इसको बोलते हैं करंट एसेट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, कंपनी के पास अगर कैश है तो कैश को यूज कर सकती है, उसके पास अगर एफडी है तो वो 1 साल के अंदर अंदर एफडी को बेच सकती है, वो स्टॉक को बेचकर पैसा उठा सकती है ना। तो यहाँ पे ये सब हो गया करंट एसेट जिसको 1 साल के अंदर अंदर पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है। और दूसरा रहता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यानी कि जिस जो खर्चा कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर देना पड़ता है, मतलब ऐसे खर्चे जिसकी पेमेंट कंपनी को 1 साल के अंदर अंदर करना है। ये कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय की सैलरी देना हो, ठीक है, किसी का इंटरेस्ट पेमेंट करना हो, टैक्स की पेमेंट करना हो, ये सब इसके अंदर आता है करंट लाइबिलिटीज के अंदर, ठीक है। अब अब जनरली आप बताइए, अगर मेरे पास 1 साल के अंदर अंदर पैसा आने वाला है 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपीज, और मेरा जो 1 साल का खर्चा हो रहा है वो है 50 लाख रुपए, ठीक है। तो आप बताइए ये मेरे लिए आसान बात है या मुश्किल बात है, इससे मैं मुश्किल में आऊँगा, मुश्किल में आऊँगा, क्योंकि मेरे पास 1 साल में कमाई है 10 लाख रुपए, लेकिन मेरे को खर्चा हो रहा है 50 लाख रुपए का, है ना। तो ऑब्वियसली मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर हो जाएगी, है ना। इसी तरह से जो बैंक्स रहते हैं, बैंक के साथ भी सेम चीज़ होती है, बैंक यानी किसी भी कंपनी के साथ। तो ये जो करंट रेशो है इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि कंपनी की अगले 1 साल के अंदर फाइनेंशियल सिचुएशन ये अच्छी रह सकती है या बुरी रह सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर तो ये करंट रेशियो की वैल्यू अच्छी रही, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी, तो इसका मतलब अगले 1 साल के अंदर कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पैसे को लेकर, है ना। वो सबकी पेमेंट टाइम टू टाइम करते रहेंगी और अच्छे से वर्क करते रहेंगी, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो नीचे आपको करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज दिखती है, राइट। तो अब इसका जो आइडियल वैल्यू होना चाहिए, करंट रेशो का जो आइडियल वैल्यू होना चाहिए, अब आपको ये तो समझ गया करंट रेशो क्या रहता है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, ठीक है। अब एक अच्छी कंपनी के लिए हमेशा करंट एसेट ये ज़्यादा होनी चाहिए और करंट लाइबिलिटी ये कम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसका जो रेशो है ये 1 से ज़्यादा होना चाहिए, चाहे जो कुछ हो जाए इसके वैल्यू 1 से नीचे नहीं आनी चाहिए। अगर गलती से भी करंट रेशो की वैल्यू 1 से भी नीचे रही तो वो कंपनी फ्लॉप है, आप उसके अंदर बिल्कुल इन्वेस्ट मत करना, ठीक है। सेकंड चीज़, अब ज़रूरी तो नहीं है अगर किसी की वैल्यू 1.2 है तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मैंने तो कहा है 1 के ऊपर, है ना। तो सेफ्टी साइड के लिए हम ऐसा मान के चलते हैं कि कम से कम करंट रेशियो की वैल्यू 1.5 या 2 के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 1.5 के ऊपर तो होनी चाहिए। अब ये वैल्यू जितनी ज़्यादा ऊपर रही उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर सपोज इसकी वैल्यू 10 है तो ये 10 वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है कि करंट एसेट जो है वो है 10 लाख रुपए के, है ना, यानी कि 1 साल में कमाई हो रही है 10 लाख रुपए और खर्चा हो रहा है 1 लाख रुपए का, ये 10 ये वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट रेशो है हमारा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा रहनी चाहिए। और आप देख रहे हैं पिछले बहुत सारे सालों के अंदर यहाँ पे करंट रेशियो की वैल्यू 1 से तो ऊपर थी, लेकिन रिसेंटली जब से ये मार्केट में लिस्ट हुई है, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है कंपनी, तब से इसकी वैल्यू देखिए अभी कितनी है, 22 की वैल्यू है, 22 एग्जैक्टली। तो मतलब ये 22 लाख रुपए अगर कमा रही है तो इसको वापस करना है बस 1 लाख रुपया, तो मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। ये आराम से वापस कर देगी, राइट। तो 1 साल के अंदर अंदर तो डिफॉल्ट नहीं होने वाला। लेकिन लेकिन अगर मैं बात करूं अडानी की,
मुझे पता नहीं अडानी क्यों इतना पसंद है ऐसे खराब कंपनीज के अंदर। देखते हैं अडानी। शुभम, हाँ बोलिए। ये अडानी का कल क्या हुआ था शेयर मार्केट में? तो बेसिकली अडानी कंपनी ऐसी है कि आज से 2 साल पहले अडानी के पास सिर्फ $20 बिलियन की वेल्थ थी, ठीक है, कोविड से पहले। और अचानक से उसके 2 साल के अंदर वेल्थ हो गई इतनी हो गई कि वो फर्स्ट रिचेस्ट इंसान बनने वाला था जस्ट, ठीक है, सेकंड तक पहुंच गया था, फर्स्ट होने वाला था। $180 बिलियन के आसपास हो गई थी वेल्थ, ठीक है। तो कोई भी इंसान अगर $160 बिलियन कमा रहा है तो आप क्या समझते हो कि उसकी जो कंपनी है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होगी, है ना, प्रॉफिट कमा रही होगी, इसलिए उसकी कंपनी की स्टॉक प्राइस ऊपर जा रही होगी, राइट। लेकिन यहीं पे कैच है, कैच ये है अगर वो इतना पैसा कमा रहा है तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन इसकी एक भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी नहीं थी, सारी की सारी कंपनीज यहाँ पे लॉस कर रही थी, ठीक है। जैसे हमने कल भी देखा, यानी कि हमने कल भी जो देखा, यहाँ पे देखिए तो अडानी गैस ग्रीन एनर्जी की बात करता हूँ, यहाँ पे डेट की वैल्यू जो है ये 45 टाइम्स मोर डेट है, यानी कि लोन, ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो यानी कि इनकम जो है, इनकम की वैल्यू एग्जैक्टली यहाँ पे मैच हो रही है इंटरेस्ट से, यानी कि यहाँ पे लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ सकती है जब कंपनी की वैल्यू इतनी खराब है, ना प्रॉफिट हो रहा है ना कुछ हो रहा है, सिर्फ वो लोन लेकर एक्सपांशन करते जा रहे हैं। तो कल कोई फिर उसकी वैल्यू मतलब शेयर्स की वैल्यू कैसे बढ़ रही है, ये क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, है ना। और इसीलिए यहाँ पे जो रिपोर्ट प्रेजेंट की है उसके अंदर ये क्वेश्चन मार्क को सिंप्लीफाई करके बताया कि ये सारा के सारा यहाँ पे मैनिपुलेशन अडानी का ही था, ये वो बहुत कुछ है। तो बेसिक इनके सब ब्लैक धंधे। एग्जैक्टली तो अडानी का जैसे मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट इससे। ब्लैक कोयला था ना उनके पास। हाँ कोयला, तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ रिवील हुआ है। तो यहाँ पे और उसका भाई मैनेजर भी उसका भाई था वो कंपनी का। हाँ हाँ विनोद अडानी। तो अगर आप इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, ठीक है, समझ लीजिए आपको कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, और वो जो रिपोर्ट है वो भी नहीं आई थी, राइट। अगर आप इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको एक बात दिखती है कि 2020 के 12 महीने के अंदर 75% की होल्डिंग किसकी थी, अडानी की खुद की प्रमोटर की, राइट। ये होल्डिंग को उन्होंने सीधा सीधा 15% से कम कर दिया, यहाँ पे 60 कर दिया। तो प्रमोटर की 15% की होल्डिंग किसके पास गई, ये सारी की सारी होल्डिंग यहाँ पे गई है रिटेलर्स के पास। ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल है ना, ये यानी कि अपने जैसे छोटे मोटे लोग, रिटेलर्स, सारी की सारी होल्डिंग यहाँ पे खरीदी है छोटे लोगों ने, प्रमोटर ने बेचा है, पहली चीज़ नेगेटिव। सेकंड चीज़, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, मतलब जो बाहर के, इंडिया के बाहर जो बड़े बड़े लोग हैं जो इन्वेस्ट करके रखे थे, उनकी होल्डिंग है यहाँ पे 15%, है ना। तो आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है कि भाई फॉरेन के लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन कैच यहीं पे है, कैच क्या है, अगर आप इसकी शेयर होल्डर की लिस्ट के अंदर जाके देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी। फॉर एग्जांपल देखिए, प्रमोटर ग्रुप फॉरेन के अंदर कौन सा लो, ये वाला लेते हैं। इसके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है, जैसे कि ये वाला है इनफाइनाइट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ अडानी के 2 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, ठीक है। बाकी किसी भी दूसरी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है इस कंपनी की। ऐसा क्यों? अगर ये कंपनी इतना ज़्यादा कमाई करती है और फाइनेंस के अंदर काम करती है तो यहाँ पे और भी कंपनीज होनी चाहिए थी, है ना। तो एक्चुअली बात ये चल रही है कि सिर्फ ये नहीं, इसकी जैसी और 5-6 कंपनीज हैं जो फाइनेंस की, जिसे अडानी के अंदर इन्वेस्ट किया लेकिन किसी और कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया है। तो सबका बोलना ये है कि ये सारी कंपनी शेल कंपनीज है, ठीक है। और शेल कंपनीज यानी कि अडानी की खुद की मैनिपुलेटेड कर रही वाली कंपनी, ब्लैक मनी को छुपाने के लिए, ऐसी सारी बातें शुरू हैं। और इसी की वजह से स्टॉक के अंदर क्रैश आया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और इसी से रिलेटेड जो अपना ये था
रिपोर्ट थी, रिपोर्ट के अंदर सबसे बड़े इशू 2-3 हाईलाइट किए थे। नंबर 1 तो आपको बताया मैंने, मैनिपुलेशन हो रही थी स्टॉक प्राइस के अंदर, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी है नहीं। सेकंड, यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सिंपल अपन ने देखा कि भाई कमाई हो नहीं रही है, लोन पे लोन आते जा रहे हैं, तो कमाई की रिपेमेंट कैसे करेंगे, लोन की रिपेमेंट कैसे करेंगे? और इसी चीज़ के लिए यहाँ पे जो करंट रेशो है, हमने क्या कहा कि एक के एटलीस्ट 1.5 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है, और गलती से भी एक के नीचे रहा तो वो कंपनी कुछ काम की नहीं है। तो इसका जो लोन रेशो है, करंट रेशो है, ये हमेशा ही 1 के नीचे है, जिसका मतलब ये है अगर इसको अगले 1 साल के अंदर अंदर 10 रुपये चुकाना है तो इसके पास 10 रुपये है, ठीक है, कमाई 10 लाख रुपए है सपोज, और इसको चुकाना है 20 लाख रुपए, तो ये थोड़ी ना पॉसिबल हो सकता है। ये बाकी के 10 लाख रुपए कहाँ से लाएगा? इसके लिए दूसरा लोन लेके आएगा, है ना। तो इस तरीके से तो ये लोन की अमाउंट और बढ़ती रहेगी, फिर तो ये कभी विशियस साइकिल जो है ये खत्म ही नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे करंट रेशो भी इसका बहुत खराब है, और यही वो लोन की वो पूरे रिपोर्ट में बताया है, राइट। तो ये हो जाती है सारी बातें करंट रेशो की। मिनिमम इसको भी नोट कर लेना, जो मैं अभी आपको बताया ना कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो, इसकी वैल्यू मिनिमम 1.5 के ऊपर, या फिर ऐसे करिए 2 के ऊपर करिए, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की वैल्यू मिनिमम 2 के ऊपर चाहिए, जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा है, पहली चीज़। और जो करंट रेशो है, ठीक है, इसकी वैल्यू मिनिमम 1.5 चाहिए, अगर इससे नीचे है तो आप छोड़ दीजिए उस कंपनी को, ठीक है, मिनिमम 1.5 के ऊपर चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ करंट रेशियो की, तो करंट रेशियो के अंदर करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों आती है ना। और करंट एसेट में अगर आप जानते होंगे, करंट एसेट में ऐसे एसेट जो मैं 1 साल के अंदर अंदर बेचकर पैसे कमा सकता हूँ, इसको बोलते हैं ना करंट एसेट। तो सपोज दैट अगर कंपनी के पास स्टॉक है, ठीक है, स्टॉक किसका बोल रहा हूँ मैं, कंपनी का नहीं, आप ऐसे समझ लीजिए कंपनी जो है वो मैगी बनाती है, राइट, मैगी बनाती है, और कंपनी ने उसकी फैक्ट्री के अंदर मैगी बना के रखी है ना। कंपनी के पास 1000 मैगी के पॉकेट्स है अभी, राइट, और वो उसको अगले 1 साल में बेचने वाली है। अब आप अज्यूम करिए कि ये 1000 पॉकेट अगर बिके नहीं तो तुरंत कंपनी को तुरंत पैसे चाहिए, और तुरंत ये 1000 पॉकेट बिके ही नहीं कंपनी से, तो क्या होगा? प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा, है ना। और कंपनी के पास जो मशीन्स है, मशीन कंपनी इसको भी बेच सकती है जो पुराने मशीन है उसको, लेकिन ये मशीन खरीदने वाला कोई नहीं मिला, तो कंपनी इसको बेचेंगे कैसे, और इससे पैसे कैसे निकालेंगी, है ना। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे कंपनी के सामने आती है। तो करंट रेशो के अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है कि ये आपको इन्वेंट्रीज को भी ऐड कर देता है सारे। इन्वेंट्री यानी क्या होता है? तो इन्वेंट्री बेसिकली जो भी कंपनी के फैक्ट्री के अंदर है वो सब कंपनी का एसेट हो गया। फॉर एग्जांपल मैगी, मशीन्स, सब कुछ, है ना। कंपनी तुरंत ही इस सारी चीज़ों को नहीं बेच सकती है, उसको थोड़ा सा टाइम लगता है ना। लेकिन हम करंट रेशो के अंदर तो ये बता रहे हैं कि भाई ये सब हम तुरंत बेच देंगे, इसलिए तो इसकी वैल्यू 2 के ऊपर आई है, लेकिन असली में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए एक दूसरी रेशो की ये आती है, उसको अपन बोलते हैं क्विक रेशो, ठीक है। क्विक रेशो और करंट रेशो दोनों एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली। लेकिन क्विक रेशो के अंदर एक छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, इसके अंदर आप इन्वेंट्री को ऐड नहीं करते हो, ठीक है। यानी कि जो मशीन्स है, जो मैगी है, आप इसको ऐड यहाँ पे नहीं करते हो। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी रहा तो ये करंट रेशियो हो जाएगा। लेकिन आप इसको इन्वेंट्री निकाल दो, इन्वेंट्री यानी कि अगर मैगी के पॉकेट है, अगर आपके पास मशीन्स है, तो इन सारी चीज़ों को निकाल दो, तो वो हो जाएगा क्या, आपका क्विक रेशियो हो जाएगा, और ये मोर ट्रस्टेबल रहता है कंपनी के लिए, ठीक है। तो आपको क्विक रेशियो भी देखना चाहिए, और क्विक रेशियो की वैल्यू कम से कम 1 के तो ऊपर होनी चाहिए, ठीक है।
क्विक रेशियो की वैल्यू 1 की तो ऊपर होनी चाहिए कम से कम। क्या आप इन दोनों का डिफरेंस समझे कि करंट रेशियो और क्विक रेशियो का डिफरेंस क्या होता है? क्यूब का नहीं समझा सर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास, मैंने लोन लिया है ना 50 लाख का, और मुझे ये लोन वापस करना है अगले 1 साल के अंदर अंदर, और अब मुझे पता है कि मेरे पास एक खेत है, एक फार्म है, और उस फार्म की वैल्यू जो है ये 50 करोड़ की है। ठीक है, कितनी की है? 50 करोड़ की है। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई अगर मैंने इसका लोन वापस, मतलब 50 लाख मैं वापस नहीं कर सकता अगर मैं करोड़पति हूँ तो, है ना, मैं कर सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा 50 करोड़ का फार्म बेचना पड़ेगा, है ना। लेकिन इतना बड़ा बायर मैं कहाँ से लाऊंगा जो 50 करोड़ का फार्म सीधा सीधा खरीद ले, क्योंकि मेरे को इसको टुकड़े में नहीं बेचना है 1-1 करोड़ के, मेरे को सीधा ही 50 करोड़ का बेचना है ना। तो ऐसा बायर मिलना तो बहुत मुश्किल है, टाइम लग जाएगा। और उसकी इसमें बैंक वाले मेरे को एज अ डिफॉल्टर ट्रीट करेंगे। ठीक है, जबकि बैंक वालों को कौन बोले कि मैं तो खुद करोड़पति इंसान हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो इसका मतलब मेरे पास करंट एसेट तो बहुत है, एसेट तो बहुत है, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि मैं इसको रिपे करने के लिए यूज नहीं कर पाऊंगा अगले 1 साल के अंदर, है ना। लेकिन अगर यही यहाँ पे इसकी जगह पे मेरे पास जो कैश है, अगर कैश रहता तो मैं ये कैश से इसको पे कर देता। ठीक है, तो क्विक रेशियो यही चीज आपको दिखाता है। क्विक रेशियो क्या बताता है, ये करंट एसेट के अंदर जो ऐसी चीजें हैं जो आपके पास लिक्विड में है, यानी ये कैश हो गया, एफडी हो गई, स्टॉक हो गया, ठीक है, इन सबको आप तुरंत ही 1 दिन में निकाल सकते हो और उसको आप पे कर सकते हो। तो ये सारे आते हैं क्विक रेशियो के अंदर। इसके अंदर आपका खेत नहीं आएगा, मशीन्स नहीं आएगी, आपकी इन्वेंट्री। अब जैसे आपने मैगी का एग्जांपल दिया मैंने, तो मैगी तो छोटी सी अमाउंट होगी, जैसे कि 1000 क्वांटिटी। लेकिन आप इमेजिन करिए अगर मारुति सुजुकी है, ठीक है, मारुति सुजुकी ने 10,000 गाड़ी बना के रखी है अपने शोरूम के अंदर, अपने फैक्ट्री के अंदर, और ये 10,000 गाड़ियों को खरीदने वाला ही कोई नहीं है। तो सोचिए कितना मुश्किल हो जाएगा उसके लिए पैसे जमा करना, है ना। तो ये इन्वेंट्री उसके किसी काम की नहीं है, तो ये इन्वेंट्री को खत्म करके क्विक रेशियो को यूज करना। क्या अब आपको समझ में आया मैंने क्या बताया? सर, क्या आपको समझ आया? अच्छा मैम, क्या आपको समझ आया मैंने अभी क्या बताया? शुभम, ये क्विक रेशियो इट मीन्स दैट कि ये अगर फॉर एग्जांपल मुझे कुछ पैसे देने फॉर 1 लाख, हाँ हाँ। और मेरे पास अभी 10 लाख है जो फॉर एग्जांपल होम है, और 1 लाख है जो हम्म कैश। हम्म तो वही कि इनमें से वो 10 लाख माइनस हो जाएंगे, और जो 1 लाख है 1 लाख एग्जैक्टली, हाँ, यही सी चीज होगी। और जैसे कि हमने बिजनेस मॉडल समझा था आईआरएफसी का, तो आईआरएफसी के अंदर हमको पता चला कि यहाँ पे कोई इन्वेंट्री है ही नहीं, आईआरएफसी के पास कोई इन्वेंट्री है ही नहीं, है ना। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कि क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि इसके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है जिसको ये माइनस करेंगे करंट एसेट में से। ठीक है, लेकिन अगर मैं एग्जांपल चेंज कर दूं, मैं एक दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ला लूं, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर वहां पे जो क्विक रेशियो है ये हमेशा करंट रेशियो से कम रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे इन्वेंट्री ऐड हो जाएगी। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे क्या था, नेस्ले, नेस्ले यानी मैगी बनाने वाली कंपनी, इसका करंट रेशियो है 1 का। ठीक है, और इसका क्विक रेशियो कितना है, तो ये 0.5 होगा, राइट। तो यहाँ पे इसका इन्वेंट्री, और ये इन्वेंट्री की वजह से यहाँ पे आधा हो गया कॉस्ट, है ना। तो ये चीज आपको नोट करनी चाहिए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपन यहाँ से। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये जो कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर,
ये मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है। हर इंसान की वो फेवरेट कंपनी रहती है ना, जिसके अंदर वो आंख बंद करके भी कभी भी पैसा लगा सकता है, चाहे वो ऊपर ट्रेड कर रही हो या नीचे गिरी वाली हो फिर भी। तो ये उस टाइप की कंपनी है मेरे लिए, जिसको मतलब जो भी वैल्यू के ऊपर ये दिखता है, और सपोज मेरे को पैसा लगाना ही है आज की तारीख में, तो मैं उठ के इस कंपनी के ऊपर पैसा लगा दूंगा। तो हमारा यहाँ पे दो तरीके के रेशियो हो गए। वो हो गया है इन्वेंट्री रिटर्न रेशियो हो गया अपना, और सॉल्वेंसी रेशियो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ग्रोथ रेशियो, ठीक है। ग्रोथ रेशियो बहुत ही आसान है। जस्ट अ सेकंड। हाँ, देखिए, किसी भी चीज की ग्रोथ जो है ये दो तरीके से मेजर की जा सकती है, ठीक है। एक तो है कि किसी चीज की ग्रोथ हो रही है, और वो ग्रोथ हो रही है एब्सोल्यूट टर्म के अंदर। ठीक है, सपोज एक हो रही है ग्रोथ एब्सोल्यूट टर्म के अंदर, ठीक है, और एक हो रही है ग्रोथ रिलेटिव टर्म के अंदर, रिलेटिव। तो ये दो तरीके की ग्रोथ हो सकती है किसी भी कंपनी के अंदर या अपने लाइफ के अंदर भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मुझे 100 रुपये दिए, ठीक है, और मैंने आपको एक साल बाद 50 रुपये 150 रुपये वापस करे, ठीक है, तो मतलब 50% का यहाँ पे रिटर्न दिया मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने 200 रुपये आपको वापस करे, तो आपको टोटल कितना रिटर्न दिया मैंने? सपोज ये 150 रुपये मैंने आपको दिए, उसके बाद आपने ये 150 रुपये वापस मेरे को दिए, और मैंने वापस इसको यूज करके 200 रुपये का रिटर्न दिया, तो मैंने आपको कितना रिटर्न दिया? देखिए, सपोज दैट अगर 100 रुपये है, 150 रुपये की सेल होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 50% की रिटर्न है कंपनी को, राइट। अगले साल क्या होता है उसके, यहाँ पे सेल होती है सीधा 300 रुपये की, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी को जो रिटर्न आए पहले साल से कंपैरिजन में, वो आए यहाँ पे सीधा सीधा 3 गुना, यानी कि 200% की रिटर्न है, ठीक है। अब ये हो गया एब्सोल्यूट रिटर्न, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिटर्न। माने कि आपने जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से तो फाइनल स्टेज तक जाने के लिए आपको कितने परसेंट की रिटर्न है, ठीक है। और दूसरा हो जाता है रिलेटिव रिटर्न, यानी कि अगर 100 रुपये से 150 जाने के लिए मैंने 50% की रिटर्न दी है, और 150 रुपये से 300 रुपये जाने के लिए मैंने 100% की रिटर्न कमा के दी है, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटिव रिटर्न। क्या आप दोनों को ये बात समझ आई, सर और मैम? और शुभम, ये 100% रिलेटिव है। इट मींस दैट 300 हो गया, वो मिड वाला कंसीडर कर रहा है रिलेटिव में ना, और एब्सोल्यूट में स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट वो कंसीडर करना है। एग्जैक्टली, एब्सोल्यूट में एंडिंग के 2 पॉइंट कंसीडर करना, और यहाँ पे रिलेटिव में हर जर्नी, ठीक है। सेम चीज होती है हमारे जब जीडीपी का डेटा आता है ना, इन्फ्लेशन या जीडीपी का, तब भी सेम चीज होती है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो इसी चीज का यूज करते हुए हम ये ग्रोथ रेशो को समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा नेट सेल ग्रोथ, ठीक है। नेट यानी कि टोटल सेल्स कितनी हुई है, इसकी ग्रोथ। सपोज दैट कंपनी ने पिछले साल ग्रोथ किया था, मतलब सेल किया था 100 रुपये का, और इस साल उन्होंने 150 रुपये का सेल किया, तो ग्रोथ हो गई 50% की, है ना। अब उसके अगले साल यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल दिया था मैंने, 300 रुपये का सेल किया, तो यहाँ पे जो ग्रोथ हो गई ये हो जाएगी 100% की, ठीक है। तो ये सारे के सारे रेशियो जो है, ये सभी रेशियोज आपको रिलेटिव के अंदर दिखेंगे, क्योंकि ये हमेशा ग्रोथ कंपेयर कर रहे हैं पिछले साल के मुकाबले, कि लास्ट ईयर में कितनी ग्रोथ हुई थी और इस ईयर के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है। तो पिछले साल हुई थी 50% की, और इस साल हुई है 100% की, ठीक है। और उसके एक साल बाद यहाँ पे सपोज हो गया ये 600 का,
तो वापस यहाँ पे ग्रोथ कितनी हो जाएगी, 100% की ग्रोथ हो जाएगी। ठीक है। अब सपोज दैट अगर ग्रोथ जो है अगले साल 600 से नीचे गिर के 400 हो जाती है, ठीक है, तो क्या यहाँ पे ग्रोथ हुई? तो यहाँ पे ग्रोथ नहीं हुई सेल्स की, यहाँ पे कम सेल्स हुई है ना, तो ये आ जाएगा माइनस के अंदर, राइट। तो ये चीज़ आ जाएगी यहाँ पे माइनस के अंदर, -33% की ग्रोथ हुई है, मतलब माइनस में गया है ना। तो इससे हमको एक बात समझ में आती है कि ये जितने भी ग्रोथ रेशोज है, ये सभी की जो वैल्यूज निकलनी चाहिए ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक भी रहा, यहाँ पे जो अमाउंट है ये अगर एक भी रहा तो भी चलेगा। इसका मतलब ये है अगर कंपनी ने पिछले साल 100 रुपए की सेल की थी तो इस साल 100 रुपए 10 पैसे की सेल की है, सॉरी 101 रुपए की सेल की है, ठीक है, लेकिन कंपनी ने यहाँ पे डिग्रोथ नहीं की है, यानी ये पीछे नहीं गया है ना। तो यहाँ पे जितनी भी अमाउंट्स हैं आपको ये सभी पॉजिटिव होना कंपलसरी है, ठीक है। हो सकता है कि कभी कभी ये जो अमाउंट है ये कम हो जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोला आपको 1 या 2 या 5, है ना। तो इससे बस ये आपको पता चलता है कि यहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ जो है ये कम हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेस खराब परफॉर्मेंस दे रहा है, राइट। लेकिन अगर सपोज दैट कोई बिजनेस है जिसके अंदर ग्रोथ जो है ये -30% की है, ठीक है, उसके अगले साल -20% की है, तो बात क्या हो रहा है, इसका मतलब वो जो वैल्यू है उस बिजनेस की सेल्स खराब हो रही है, ग्रोथ खराब हो रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है हर साल, ठीक है। तो वो सिचुएशन सबसे खराब रहेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नेट सेल्स है, मतलब कंपनी की सेल्स कितनी हुई है, तो 2013 में 15% की ग्रोथ दिखाई थी, फिर 2014 में 8% की, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 8% ज़्यादा माल बेचा, फिर इस साल के मुकाबले 9% ज़्यादा माल बेचा, फिर इस साल के मुकाबले 1% माल ज़्यादा बेचा, ठीक है। इस साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी, है। उसके बाद इस साल के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा माल बेचा, तो इस तरीके से ये काउंट होता है, राइट। सेकंड चीज़ यहाँ पे PBIDT, ठीक है, PBIDT, ये जो PBIDT है इसको मैं दूसरे वर्ड्स के अंदर लिख सकता हूँ BIDT, ठीक है। तो ये क्या है, तो देखिए यहाँ पे जो ये P है ये P डिनोट करता है प्रॉफिट को, और यहाँ पे जो E है ये डिनोट करता है अर्निंग को, ठीक है। ये दोनों का ही मतलब सेम ही है। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट पहले, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन और टैक्स। यानी कि किसी भी कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो प्रॉफिट जो उसने कोई टैक्स नहीं भरा उसका पहले का प्रॉफिट, जब उसने किसी भी लोन को इंटरेस्ट नहीं पे किया तब का प्रॉफिट, और जब उसने वहाँ पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन नहीं किया तब का प्रॉफिट, ठीक है। डिप्रिसिएशन क्या होता है, तो डिप्रिसिएशन यानी कि हर वो चीज़, हर वो एसेट जिसकी वैल्यू कम कम होती रहती है हर साल। फॉर एग्जांपल आपके पास फ़ोन है और आपकी फ़ोन की वैल्यू अगर आप बेचने गए 1 साल बाद, तो अगर 10,000 का फ़ोन है तो कोई भी आपको उसके लिए 10,000 नहीं देगा, वो सामने वाला आपको 7,000 रुपये देगा, 8,000 रुपये देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके फ़ोन की डिप्रिसिएशन हुई है 2,000 रुपये, सॉरी 3,000 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इस कंपनी के अंदर अर्निंग की ग्रोथ हो रही है हर साल, आप मेरे को बताइए। क्या इस कंपनी में अर्निंग की ग्रोथ हो रही है हर साल? नहीं हो रही ना। ऐसा क्यों? यहाँ पे कोई भी नंबर निगेटिव नहीं है, जिसका मतलब ये है। बट देखो ना यहाँ हाँ हाँ बोलिए। 2013 में हाँ 26% है। बट अगले साल 12.21 हम्म नेगेटिव नहीं है, बट वो नीचे आ रहा है ना, डिसेंडिंग हाँ वगैरह से। हाँ, तो आपको क्या करना है, आपको पिछले साल के मुकाबले इस साल को कंपेयर नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसको कंसीडर करना है। जैसे 100 रुपये की सेल हो रही थी पहले, ठीक है, अगले साल हुई 126 रुपये की, फिर उसके अगले साल 10% की सेल हुई, मतलब
इस साल हुई 26% की, फिर हुई 10% की, यानी कि 126 की जगह पे 137 का माल बेचा इन्होंने। तो पिछले साल के मुकाबले तो ग्रोथ हुई है ना। फिर सपोज उसके अगले साल 15% की हुई है, तो इसका 15% यहाँ पे नीचे आएगा, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको रिलेटिव में देखना है। तो यहाँ पे अगर आप ये ग्रोथ देखोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ग्रोथ, अब यहाँ पे आपको ये कंसिस्टेंट नहीं दिख रही है, ठीक है, ऊपर नीचे दिख रही है, राइट। अब मैं आपको इसको दूसरी तरीके से दिखाता हूँ, फिर आप मेरे को बताना ग्रोथ हो रही थी या नहीं हो रही थी। हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर का फाइनेंस ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रोथ के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपन कर लिया है, जहाँ से जो वो ईबिटा है, वो ईबिटा का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये अमाउंट, ये पी बीटा, ये पी बीटा, ये सेम है हमारे वो ग्रोथ से, ठीक है। तो आप बता सकते हो इसके अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है हर साल? हो रही है ना। बीच में क्या हो रहा था, बीच में जब आप बोले ना कि कम हो रही है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, यहाँ पे देखिए, ये दो, यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही कम हुई है, बिल्कुल सिर्फ 300 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजनेस किया यहाँ पे, है ना। तो ग्रोथ बहुत कम हुई, लेकिन ग्रोथ हुई है, और ये ग्रोथ धीरे 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 बढ़कर बढ़ती रह रही है। और सेम चीज़ होती है हमारे इन्वेस्टमेंट के साथ, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। ये कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है बेसिकली, है ना। इन्वेस्टमेंट के साथ भी क्या होता है, सपोज आपने आज इन्वेस्ट किया किसी भी इसके लिए, ठीक है। आप स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करते हैं इनिशियली छोटा सा अमाउंट, क्या होता है बहुत समय तक वो छोटा सा अमाउंट थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहता है, ठीक है। और आप क्या देखते हो तुरंत कि आपका जो दोस्त है जो ट्रेडिंग कर रहा है, उसकी अमाउंट बिल्कुल ही ऐसे बढ़ गई, ठीक है, और आप यहीं पे हो, और ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। सपोज आपके दोस्त ने 10 लाख रुपए कमा लिए ट्रेडिंग कर कर एक साल में, और आपने कुछ भी नहीं कमाया, आपने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, उसकी वैल्यू 1 लाख ही। फिर क्या होता है, धीरे धीरे इसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होती है, ठीक है। तब तक आपका दोस्त ना बिल्कुल स्ट्रेट जाता रहता है, स्ट्रेट एकदम। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे टाइम बीतते जाता है, बीतते जाता है, बीतते जाता है, और फिर ये ऐसे चल जाता है, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए कि कौन ज्यादा प्रॉफिट में है, आप या आपका दोस्त? ये वाला आपका है, आप ज्यादा प्रॉफिट में है कि आपका फ्रेंड ज्यादा प्रॉफिट में है? और ये वाला प्रॉफिट है, आप मेरे को बताइए। मैम, फ्रेंड फ्रेंड या आप? नहीं, फ्रेंड लॉस में है और आप प्रॉफिट में, है ना। तो जितनी भी अच्छी चीज है दुनिया के अंदर, वो सारी मूव करती है एक्सपोनेंशियली, ठीक है। यानी कि स्टार्टिंग में बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं होता है। सेम चीज आपकी लाइफ में भी हो सकती है। लाइफ में क्या होता है, आप जो है जब कंपनी ज्वाइन कर रहे थे, तब क्या हो रहा था कि आपकी अगर सैलरी, सपोज मैं मान लेता हूँ 20,000 की ज्वाइनिंग थी, है ना। तब स्टार्टिंग के 2-3 साल तो आपको कुछ भी नहीं बढ़ी सैलरी, राइट, क्योंकि वहाँ पे आपको ऑफर लेटर रहता है और बहुत कुछ कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो बिल्कुल नहीं बढ़ी। फिर अगले बार आपने स्विच किया, तो उसके बाद आपकी बढ़ी यहाँ पे 20,000 से लेकर सीधा 30,000 हो गई, तो आप हो गए बहुत ज़्यादा खुश। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10,000 की तनख्वाह बढ़ गई थी आपकी, राइट। फिर क्या हुआ, आप काम करते गए, और उस टाइम से 10 साल बाद आपकी जो सैलरी है उसकी वैल्यू है 18 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है। और आपने 18 लाख की सैलरी को आप क्विट किया और उसको चेंज किया, तो क्या होगा, मिनिमम 50-60% का आपको ओवर मिलेगा, है ना। तो सपोज ये मिल जाता है 28 लैक्स, राइट। तो आप मेरे को बताइए, जब आपने स्टार्ट किया था तब आपकी सिर्फ 10,000 की सैलरी बढ़ी थी, राइट। लेकिन 10 साल बाद जब आप क्विट करते हो, तब आपकी सैलरी 10 लाख से बढ़ती है, और इन 10,000 और 10 लाख के बीच में 100 टाइम्स का फर्क है। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो फर्क आता है, ये फर्क आता है टाइम के साथ, और ये भी एक्सपोनेंशियली बढ़ता है।
आप समझ गए ये वाली बात को? तो सेम चीज यहाँ पे होती है। यहाँ पे आप जितना भी ग्रोथ परसेंटेज देख रहे हो, ये सभी ग्रोथ परसेंटेज हमको सिर्फ पॉजिटिव में चाहिए, ठीक है। अ, ये हमको अगर निगेटिव में रहा तो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर ये पॉजिटिव में है तो ठीक है, चल सकता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा, कभी कभी ऐसा रहेगा कि कोई कंपनी प्रॉफिट का मतलब सेल्स ज़्यादा कर रही है, ठीक है। पहले 100 रुपए की सेल की थी, अगले साल 200 की सेल की थी, ठीक है। जब ये कंपनी ने 100 रुपए की सेल की है, तब सपोज दैट इसने 50 करोड़ रुपए कमाए, है ना। यहाँ पे जब 200 की सेल की है, तब कंपनी ने कमाए यहाँ पे क्या 40 करोड़ रुपए समझ लो, ठीक है। तो क्या हुआ था, एक साल 100 रुपए की सेल करके 50 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उसके अगले ही साल यहाँ पे आ गया कोविड-19, कोविड आ गया, ठीक है। और कोविड आने के बावजूद कंपनी ने यहाँ पे जो है सेल ज़्यादा करके दिखाई है ना। लेकिन अब कोविड ज़्यादा आ गया, अचानक आ गया, तो इसकी वजह से कंपनी को खर्चा ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है ये सिर्फ 40 करोड़ बना, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट का परसेंटेज देखो कि यहाँ पे कोई ग्रोथ हुई है क्या पिछले साल से, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 20% का लॉस है, राइट। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम होती है। क्या जो अच्छी कंपनीज रहती है ना, अच्छी कंपनीज के अंदर क्या होता है, भले ही उसका कभी कभार प्रॉफिट जो है खराब टाइम के अंदर ये निगेटिव आ जाता है, प्रॉफिट नहीं होता है या कम होता है, ठीक है। ऐसा तो नहीं कंपनी एकदम लॉस में चली गई है, कंपनी तो प्रॉफिट में है, इसने सेल्स भी ज़्यादा की है, बस किसी चीज़ की वजह से इसका जो प्रॉफिट है ये पिछले साल से कम हो गया, -20% हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कंपनी बकवास है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हुई है, क्योंकि प्रॉफिट आज ना कल तो आ जाना है, ठीक है, मेन है ग्रोथ को। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे भी मैं आपको सेम सीनियर बता रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी का यहाँ पे लॉस हुआ 5% का, नेट प्रॉफिट के अंदर 5% का लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रोथ तो हुई है, सेल्स तो यहाँ पे हुई है कुछ ना कुछ, है ना, सेम लास्ट ईयर के हिसाब से। तो मतलब कंपनी तो सही से काम कर रही है, सिर्फ कुछ चीज़ यहाँ पे आ गई होगी जिसकी वजह से ये पूरा डामाडोल हो गया उसका काम, है ना। तो आपको ये देखना है हमेशा कि कंपनी के अंदर सेल्स जो है ये कंसिस्टेंटली एक्सपोनेंशियली बढ़ते रहे, जो सेल्स है वो इस तरीके से बढ़ते रहे, ठीक है। और उसका प्रॉफिट भी हमको देखना चाहिए कि इस तरीके से बढ़े। लेकिन कभी कभार अगर प्रॉफिट अगर कम भी रहता है तो आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना है और उसके सेल के अंदर ये करना है, मतलब फ्यूचर के अंदर कॉन्फिडेंस दिखाना है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्रोथ रेशियोज काम करते हैं। अब इसी चीज को पॉलिटिक्स के अंदर कैसे मिस इंटरप्रेट करके हमको दिखाते हैं, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा इंटरेस्टिंग है फैक्ट, तो थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए, आपको पता था कोविड-19 आया था, ठीक है। अब कोविड-19 आया था 2020 के अंदर, तो क्या हुआ था, जो जीडीपी का डेटा है हमारा, यहाँ पे इंडिया की जीडीपी -29% नेगेटिव में चली गई थी, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा आर्टिकल में भी। तो यहाँ पे जीडीपी का डेटा -29% का था, राइट। लेकिन उसके अगले ही साल सभी इकोनॉमिस्ट को पता था कि यहाँ पे जीडीपी जो है ये अगले साल पॉजिटिव रहने वाली है, ठीक है। भले ही यहाँ पे 1-2% की पॉजिटिव रहे, लेकिन रहने वाली है। तो हमारी जीडीपी ये पूरी की पूरी 3% या 4% की पॉजिटिव थी उसके अगले ही क्वार्टर के अंदर, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि पॉलिटिशियंस ने इसको मिस इंटरप्रेट करके लोगों को कैसे बताया न्यूज़ चैनल के ऊपर कि देखिए, आज से 3 महीने पहले जो जीडीपी -29% की थी, वो ये गवर्नमेंट ने 3 से 4% ला के दिखा दी, ठीक है, इतने कम टाइम के अंदर। मतलब देखिए कितना अच्छा काम करके दिखा है, ठीक है। अब जो जिनको फाइनेंस की नॉलेज नहीं है वो कैसे कंपेयर करते पता है, वो कंपेयर करते हैं, यहाँ पे -20 नहीं है और यहाँ पे प्लस है, तो वो कंपेयर करते हैं कि भाई 33% से हमारी जीडीपी बढ़ गई है, ठीक है। और न्यूज़ वाले भी ये बता रहे थे कि भाई यहाँ पे 33% से इजाफा हो गया हमारे जीडीपी के अंदर। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन बिल्कुल ही गलत है,
यहाँ पे 33% से इजाफा हुआ ही नहीं था। ये कैसे था? सपोज एक साल यहाँ पे 100 रुपए का माल बेचती थी जनरली सरकार, ठीक है, लेकिन जीडीपी 28% माइनस होने की वजह से सरकार ने बेचा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 72 रुपए का माल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे 28% माइनस में आ गया, लेकिन उसके अगले साल यहाँ पे 72 की जगह पे 73 का माल बेचा, ठीक है। लेकिन इसके वजह से क्या हो गया कि 3% पॉजिटिव आ गया, क्योंकि कंपेयर तो इससे कर रहे हैं ना अपन, इससे कंपैरिजन हो रहा है, इससे तो नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ, जबकि एब्सोल्यूट टर्म के अंदर तो अभी भी हम लॉस में है 27% के। लेकिन किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं टीवी वाले, वो यहाँ से समझ में आता है। क्या आपको ये वाला एग्जांपल समझ आया मैम? हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके ओके ओके, तो ठीक है, हम कल एग्जैक्टली मैं समझ सकता हूँ। तो ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है। मैं इसकी रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ आपको, और कल हम कंटिन्यू करते हैं। और कल बजट है मैम हमारा, तो हो सके तो थोड़ा सा न्यूज़ पे लगा लेना, सिर्फ सुनते रहना, ध्यान मत देना। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सचिन सर।